Okay, so good evening, guys, and welcome to this part three of Law of Taxation Marathon Revision Session. ये last minute revision है, revision sessions है. So the first part we had covered module one. The second part was in the morning where we covered module two, and now we are going to check module three and four, which are the important one, as well as we'll talk more about some case laws, and also we'll talk about situation analysis questions as well. So before we can jump on to module 3 and module 4, just a quick revision देख लेते हैं कि हमने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में क्या पढ़ा था. तो हमने मॉड्यूल 1 में देखा था कि जो इम्पोर्टेंट लॉ क्वेश्चंस जो बनते हैं. थैंक यू चंदन जी. धुरंधर तो नहीं भाई, वो तो 2000 करोड़ मूवी कमा रही है. उतना कहाँ, हमारे पास उतने पैसे कहाँ होते. लेकिन हाँ, अगर जितनी भी मदद हो सके स्टूडेंट्स की लास्ट मोमेंट पे, स्पेशली लॉ ऑफ टैक्सेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि आपको क्लास के टाइम पे ही बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी. यू विल नेवर हैव टू वरी अबाउट लाइक कि अरे एग्जाम में तो ये नहीं था, वो नहीं था, या ये चीज़ें हमने कभी सुनी ही नहीं. एंड दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लास्ट मिनट सेशंस, कि अगर इतना भी अगर कर लो तो you'll secure good marks for the exam. तो इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल 1 में हमने देखा था कि 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन, तो वो भी आपको सामने आ जाएंगी. सो मॉड्यूल 1 में हमने देखा था कि लॉन्ग आंसर्स के लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो ये 3 क्वेश्चन थे. एंड दोज वेर फर्स्टली एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया. तो उसमें हमने बात की थी कि कैसे अलग अलग एम्पायर में अलग अलग चीज़ें आई. तो वी वेंट फ्रॉम द मौर्य एम्पायर, वहाँ से लेके हम मुगल एम्पायर तक आ गए, जब सिस्टम और टैक्स कलेक्टर जिस जगह पे अपॉइंट किया गया. और उसके बाद फिर हम ब्रिटिश में आ गए, ब्रिटिश एरा में. और उसके बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने उसकी बात की थी. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, तो वहाँ पे हमने 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो जीएसटी आया था उसकी बात की थी. तो ये सारा चीज़ जो है वो आपको इस क्वेश्चन में, इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में लिखना है. द सेकेंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम मॉड्यूल 1 इज डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सेशन इन डिटेल्स. तो यहाँ पे हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में और ये क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क के 2 मार्क के लिए भी आ जाता है कि कोई एक आर्टिकल बताओ जहाँ पे इसका प्रोविजन लिखा है. तो वी हैड डिस्कस दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वहाँ का आर्टिकल 265 से लेके 366 के बीच में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जो अलग अलग प्रोविजंस के बारे में इसके बात कर रहे हैं. वी वोंट रिपीट इट राइट नाउ. अगर टाइम मिला तो रिपीटेशन वापस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ये पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैड डिस्कस देयर वाज एक्सप्लेन द नेचर स्कोप ऑफ द टैक्सेस एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस. तो यहाँ पे हमने बात की थी कि टैक्स क्यों लगाना चाहिए, टैक्स एक्चुअली होता क्या है, उसका नेचर क्या है, ये कंपलसरी है, और क्या ये देखो, कुछ पॉइंट्स तो आप लोगों को ऐसे ही याद रखने चाहिए इवन इफ इट कम्स फॉर 2 मार्क्स, कि टैक्स जो है ये कंपलसरी रेवेन्यू या कंपलसरी यू नो पैसा है जो आपके पास से लिया जाता है. ठीक है, और ऐसे नहीं कि किसी ने भी उठ के आपसे टैक्स लिया. ये इट हैज़ टू बी ओनली इम्प्लाइड बाय अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. ठीक है, मतलब बाय लॉ से आपसे लेना चाहिए, तभी ये लीगली लिया जाता है. एंड ऑल्सो कि ये टैक्स जो होता है इसके बेनिफिट्स आपको डायरेक्टली मिले या ना मिले, लेकिन ये टैक्स की जो लिया कलेक्ट किया जाता है वो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करती है. ठीक है, सो आपको शायद डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका ना हो. और उसमें हमने एक केस लॉ भी देखा था जो था कमिश्नर ऑफ हिंदू रीजनल
कमिश्नर ऑफ हिंदू रीजनल एंडोवमेंट वर्सेस स्वामियर। ठीक है, तो इसमें यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि टैक्स जो है इट इज इम्पोज फॉर पब्लिक पर्पसेस विदाउट डायरेक्ट बेनिफिट टू द पेयर। तो कल अंकिता जी ये नहीं बोल सकती यार मैं तो इतना टैक्स भर रही हूँ, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है उसका, कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ये अम, आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, पब्लिक वेलफेयर के बेनिफिट के लिए है इन द लार्जर वंस। फिर हमने मॉड्यूल 2 में गए थे, तो मॉड्यूल 2 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें लगे थे कि बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बोला था कि ये आप करके जाना, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि गाइस हो सके तो कैमरा बंद रखना, बिकॉज ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। तो यू नो आप कैमरा में भी आ जाओगे और फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि मुस्कुराओ, आप कैमरा पे हो। ठीक है, तो जितना हो सके उतना ट्राई करो कि कैमरा ऑफ रखो। ठीक है, सो लेट जस्ट कि पिछला जो रिकॉर्डिंग था उसमें स्क्रीन बड़ी नहीं हुई थी, तो रिकॉर्डिंग में वो दिखता नहीं है। तो इस वजह से आई एम एक्चुअली एनलार्जिंग द स्क्रीन राइट नाउ सो दैट इट्स ईजियर फॉर दोज पीपल ऑल्सो हु आर फॉलोइंग द रिकॉर्डिंग टू रीड फ्रॉम द स्लाइड्स। तो जो मेन मैंने आप लोगों को बोला था वो था एक्सप्लेन रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6 विथ रूल्स एंड एग्जांपल्स। तो इसमें हमने मॉर्निंग में ही सारा डिस्कस किया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने बताया कि आर ओ आर क्या होता है, आर एन ओ आर क्या होता है, और एन आर क्या होता है या नॉन रेजिडेंट क्या होता है। तो दैट इज, तो इनके जो डेज है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट आपको याद रखने होंगे कि अगर कोई इंसान 182 डेज से ज़्यादा किसी प्रीवियस ईयर में रह जाता है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर और ये भी आपको दो दो मार्क के लिए मॉड्यूल 1 में डिफरेंस डेफिनेशंस बताए थे कि प्रीवियस ईयर अलग होता है। ठीक है, यू हैव असेसमेंट ईयर, यू हैव फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये कौन से मतलब ये कैसे चलता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो भी असेसमेंट ईयर होता है वो उसके प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर जो होता है वो उसका असेसमेंट ईयर बन जाता है। ठीक है, देन अगर 182 डेज आप प्रीवियस ईयर में रह लेते हो, ठीक है, या तो अगर 4 साल में 365 डेज आप रह लेते हो, एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर में डिफरेंस क्या होता है। प्रीवियस ईयर जो होता है वो आप मंथली वो पूरा ईयर वाला कैलेंडर पकड़ते हो, वेर एज फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से रन होता है टिल मार्च 31। ठीक है, तो उसमें अगर आपने 6 महीने अगर आप 60 डेज सॉरी आपने अगर रह लिया तो आप आर ओ आर के कैटेगरी में आ जाते हो, दैट इज रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, अगर उसके कम दिन है आपके पास लेकिन एक 120 से ज़्यादा है और आपके पास 3 क्राइटेरिया आप कर रहे हो, दैट इज यू आर एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आपका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, एंड तीसरा आपका ये जो इनकम है ये किसी फॉरेन इनकम से नहीं आया है। अगर ये 3 कंडीशन पूरी कर लेते हो तो आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के कैटेगरी में आते हो। अगर नहीं ये कैटेगरी आप पूरे नहीं करते हो या तो आपके 120 डेज से कम डेज आप बन रहे हैं तो आप नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आते हो। ये कैटेगरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टैक्स इम्प्लीकेशन इसमें इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर आप रेजिडेंट हो, ठीक है, आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आते हो तो डजेंट मैटर कि आपका इनकम कहाँ कहीं का भी हो, ग्लोबल इनकम भी हो, इंडिया से हो, कहीं से हो, आपको इंडिया के टैक्सेशन के अंडर सब इनकम को डिक्लेयर करना होगा और आपको इंडिया के टैक्सेशन के अंडर टैक्स उसको भरना होगा। ठीक है, तो आपको कहीं और का सोचना नहीं है, दैट इज रेजिडेंट केस में। ठीक है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट में क्या होता है, बिकॉज आप उतने दिन पूरे नहीं करते हो और आपके पास फॉरेन इनकम भी होता है, तो जहाँ से जो इनकम आया है
ठीक है, आपको वहां पे जहां से इनकम आपका बना है आपको वहां पे टैक्स देना होता है। ठीक है, तो इंडिया से अगर इनकम आया है तो इंडिया में टैक्स भरो, अगर आपने बाहर से इनकम बनाया है, ठीक है, फॉरेन इनकम है, तो वहां पे टैक्स भरो। ठीक है, ये RNOR के केस में होता है। जबकि नॉन रेजिडेंट के केस में रेजिडेंट का उल्टा हो जाता है कि भले ही आप NR मतलब इंडियन सिटीजन हो, बट क्योंकि आप इंडिया में फिजिकली उतने डेज के लिए प्रेजेंट नहीं होते हो, तो जहाँ पे भी आप उतने दिन के लिए रहे, ठीक है, वहां पे आप टैक्सेशन दे दो, आपको इंडिया का टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आपका इंडिया का टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज आप वहां पे डिक्लेयर करोगे कि आपका फॉरेन इनकम कितना था। तो दैट इज हाउ देर इज डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री क्राइटेरिया। तो बाकी कुछ लिखो ना लिखो, कम से कम ये तो जरूर लिखते ना कि क्या डिफरेंस हो जाता है टैक्स के, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस में टैक्स के इम्प्लीकेशन में क्या डिफरेंस हो जाता है। सो ये आप लोगों को लिखना ही होगा वहां पे। देन वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि व्हाट अबाउट कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कंपनी है, आपके फर्म्स है, आपका LLP है, तो इनका क्या। तो यहाँ पे भी हमने जिक्र किया था कि अगर कोई इंडियन कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर हुई है, ठीक है, इंडियन शिप हो, इंडियन कंपनी हो एंड एयरलाइंस हो, जो इंडिया में अगर रजिस्टर हुई है, तो उसको माना जाता है कि वो इंडियन रेजिडेंट है। ठीक है, तो उसका जनरेट किया हुआ जितना भी इनकम है, उसका टैक्स रेजिडेंट के रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही लगेगा। ठीक है, तो पूरा टैक्स उनको इंडिया के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर कोई फॉरेन कंपनी हो, ठीक है, लेकिन वो अपना इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है, ठीक है, जैसे उसको पोएम बोलते हैं, वो अगर इंडिया में करा रही है, तो फिर उस पे इंडिया का टैक्सेशन लगेगा। अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उनका कोई अगर इनकम हो रहा है, लेकिन अगर वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, और वहाँ का जो करता है, ठीक है, उसको भी नॉन रेजिडेंट के स्टेटस में अगर वो पढ़ रहा है, तो उन पे इंडिया का टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो जो भी है पैसे वगैरह है वो जहाँ पे रह रहे हैं उनके टैक्स के हिसाब से देंगे। तो ऑल ऑफ दिस वी हैड स्टडीड इन द रेजिडेंशियल स्टेटस का थिंग इन द मॉर्निंग। तो जस्ट एक रिपीटेशन में मैंने आपको वापस से ही समझा लिया कि ये यहाँ का इम्पोर्टेंट है। देन एक्सप्लेन ऑल द हेड्स ऑफ इनकम इन डिटेल। तो इसमें हमने 5 इनकम्स के बारे में बात की। पहला है तुम्हारा सैलरी इनकम। सैलरी इनकम में जो भी एम्प्लॉयर तुम्हें देता है, ठीक है, वेजेस, बोनस, कमीशंस, अलाउंसेस, ठीक है, ये सारा एंड एनीथिंग एनी अदर पर्क्स, ये सारा सैलरीड इनकम के अंडर आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बताया कि बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम होता है। तो बिजनेस मतलब आपने खुद का कोई बिजनेस शुरू कर दिया, सेल्फ एम्प्लॉयड, या तो आपने कोई कंसल्टेंट हो, तो जैसे डॉक्टर हो गए, तुम्हारे लॉयर्स हो गए, टैक्स कंसल्टेंट हो गए, तो आपने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देना शुरू किया, वहाँ से पैसे कमाना शुरू किए, तो ये बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम में आ जाता है। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल जब डिडक्शंस की बात आती है, तो आप उन सबकी सैलरीज, एक्सपेंसेस, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, आपके दूसरे एक्सपेंसेस जो इनकर हुए, वो सब आप यूज़ कर सकते हो, सो दैट जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से ये सारा निकालने के लिए। ठीक है, थर्ड हमने बात की थी इज अबाउट योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में अगर आप घर लेते हो और वो घर को रेंट पे चढ़ाते हो, तो वो रेंट से जो इनकम आता है वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जाता है। अगर आपने हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, ठीक है, तो आप उस हाउस को दिखा सकते हो इन योर ओन एक्सपेंसेस, जब आप एक्सपेंसेस दिखा रहे हो। मतलब अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या अगर आपका बिजनेस है जो आप घर से ही चला रहे हो, तो ये घर जो है वो उस एक्सपेंसेस में आ जाता है। ठीक है, बिकॉज आप रेंट ले नहीं रहे हो, ठीक है, और आप रेंट दे नहीं रहे हो, लेकिन आप उस घर को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, देन यू हैव जो तुम्हारा फोर्थ वाला इनकम है, एंड दैट इज योर तुम्हारा फोर्थ वाला इनकम इज कैपिटल गेन वाला। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स में अगर आपके पास कोई एसेट है,
ठीक है, जिसको आपने शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखा है, और उसको जब आप बेचते हो, इसको कैपिटल गेन में आता है। तो इनमें कौन सी चीज़ें आती हैं, इनमें तुम्हारा आता है कि यू हैव, अगर कोई बड़ी सी लैंड बेचती, ठीक है, कोई और प्रॉपर्टी बेचती, बिल्डिंग बेचती, बिजनेस बेचती या स्टॉक्स बेचती है, कुछ ऐसे बड़े एसेट जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैपिटल अमाउंट जो है वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आता है। एंड देन लास्टली यू हैव अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में तुम्हारा कोई भी अगर इंटरेस्ट आपको सेविंग अकाउंट पे मिल रहा है, या कोई भी अगर इंटरेस्ट आपको सेविंग्स हो गया, आपका क्या बोलते हैं उसको, फिक्स डिपॉजिट पे हो गया, तो इस पे जब इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है, कोई लॉटरी मिल गई, कोई गिफ्ट मिल गया, कोई कैश गिफ्ट मिल रही है, तो इन सब पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अदर्स के कैटेगरीज में जाती है। तो मैंने ये मॉर्निंग में ही आपको बोला था कि एग्जामिनर ट्रिक करने के लिए दो इनकम जो है वो बहुत ही लाइक बहुत यूज़ करते हैं, स्पेशली सिचुएशन एनालिसिस में। तो एक तो बोलते हैं कि लाइक रामू ने स्टॉक्स में पैसे लगाए थे, उसको डिविडेंड आ गया। तो सबसे पहले बताओ कि ये डिविडेंड जो है वो कौन से इनकम के हेड के अंडर जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो कैपिटल गेन में उसको डाल देते हैं, बिकॉज उनको लगता है यार स्टॉक से आया है ना, तो वो तो कैपिटल गेन में चला जाएगा। तो रिमेंबर ये अदर सोर्सेज में आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है कि रामू के पास एक घर था, और घर जो है वो उसने बेच दिया। तो उसको पैसे मिले, और उससे उसने मतलब दूसरा घर खरीदा या जो भी है। तो ये जो घर खरीद बेच दिया उसने, तो ये इसका इनकम कहाँ से आएगा। तो ये मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में उसको डाल देते हैं, जबकि ये कैपिटल गेन्स में जाएगा, क्योंकि एक एसेट था आपके पास, जो एसेट आपने बेचा और बहुत सारे पैसे आ गए। हाँ, उस घर से अगर रेंट आ रहा होता, ठीक है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाता। लेकिन पूरा का पूरा घर ही आपने बेच दिया है, ठीक है, या बिजनेस ही बेच दिया है, तो ये कैपिटल गेन्स में जाएगा। ठीक है, सो ये दो चीज़ें बहुत ही मतलब क्लियर रखना माइंड में, क्योंकि इसमें कंफ्यूज मत होना कि एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। देन वी टॉक्ड अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो हमने सबसे पहले बात की कि टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। तो टैक्स लायबिलिटी वो होती है कि आपको अगर टैक्स देना है, ठीक है, इनकम टैक्स आपका बन रहा है, तो वो और उससे जो रिलेटेड पेनल्टी है, जो आप टाइम पे टैक्स नहीं भरते हो या फाइल नहीं करते हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो सारी लाइबिलिटी आपके ऊपर आती है वो टैक्स लाइबिलिटी होती है। रिमेंबर कि ये टैक्स लाइबिलिटी इवन कैरी मतलब कैरी फॉरवर्ड होती है अगर आपकी कंपनी मर्जर करती है या एक्विजिशन करती है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज मर्जर हो जाता है या एक्विजिशन हो जाता है, टैक्स लायबिलिटी जाती नहीं है। टैक्स लायबिलिटी इसलिए टैक्सेशन सिस्टम मर्जर्स को मतलब एनकरेज करती है, बिकॉज वो ये बोलती है कि जब आपकी सारी कंपनीज एक साथ आ रहे हैं, तो आप लोग एसेट्स भी शेयर कर रहे हो, ठीक है, उस उन कंपनीज का हुआ प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हो, और वहां से हुआ लॉसेस भी शेयर कर रहे हो। और जो टैक्स लायबिलिटी है किसी मतलब जो आप लोगों को किसी एक कंपनी की होगी, तो वो भी आपको शेयर करनी होगी, वो भी आपको फुलफिल करनी होगी। जस्ट बिकॉज आपका कंपनी साथ में आ गई या आपने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक्रप्सी ईयर। ठीक है, तो बैंक्रप्सी का अलग हो जाता है कि बैंक्रप्सी अगर हो, तो बैंक्रप्सी होने के बाद फिर वो कंपनी बंद होगी, और उसके बाद फिर कोई और मतलब उसको वैसे वो बंद ही हो जाती है, तो तो वहाँ पे मर्जर और एक्विजिशन की बात नहीं होगी। बट अगर कोई कंपनी चल रही है, और उसको अगर आप एक्वायर कर लेते हो, ठीक है, तो आपको उसके एसेट्स भी मिलते हैं और आपको उसकी लायबिलिटी भी पूरी मिलती है। तो बोलते हैं ना, लेना है तो दोनों लो, आप सिर्फ अच्छी चीज़ नहीं ले सकते हो, आपको एसेट्स के साथ उसकी लायबिलिटी भी लेनी होती है। उसके साथ ही साथ हमने इनकम की बात की थी। तो एक होता है ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। तो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में जो भी इनकम आपके सारे हेड से आ रहा है, प्लस क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है, और माइनस योर सेट ऑफ लॉसेस, तो वो हो जाता है आपका ग्रॉस टैक्सेबल इनकम।
अब क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? क्लबिंग ऑफ इनकम ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो इनकम को बचाने के चक्कर में क्या करते हैं ना, किसी और के नाम का इनकम दिखा देते हैं। ठीक है, ये मेरा नहीं है, मेरी बीवी ने कमाया है, या मैंने नहीं कमाया, मेरी बहू ने कमाया है, या मैंने नहीं कमाया, मेरे मेरे बेटे के नाम पे वो डिविडेंड वगैरह आ रहे हैं, या मैंने नहीं कमाया है, वो ये तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का इनकम है। तो ऐसे करने की कोशिश करते हैं। तो क्लबिंग ऑफ इनकम ने कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं, जिसको उन्होंने बोला है कि अगर ये मैच होते हैं, तो जैसे हमने कंपनी लॉ में हमने देखा था ना कि कॉर्पोरेट व्हील होती है, कि आप अलग, आपकी कंपनी अलग। लेकिन हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील देखा था कि कुछ ऐसे केसेस में जहाँ पे आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे कि भाई टैक्स तो दिया है, टैक्सेशन सिस्टम है आपके बेनिफिट के लिए है, लेकिन आप इसको अगर लाइक इसको अगर आप अलग तरीके से घुमाने की कोशिश करोगे कि मेरा नहीं है, इसका है, उसका है, तो इसको हम एक ही इनकम मान के क्लब कर देंगे। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है या प्रोविजन है, ये 60, 61 और 64 सेक्शन में दिए गए हैं। तो 60 सेक्शन में क्या बोला है कि अगर आप कोई रेंट कलेक्ट करते हो, लेकिन वो रेंट आपकी बीवी के नाम पे कलेक्ट हो रहा है, लेकिन वो रेंट जिस प्रॉपर्टी पे कलेक्ट हुआ है, वो एसेट अभी भी आपके नाम पे है। तो ऐसा रेंट जो आपकी बीवी के नाम से कलेक्ट हुआ है, भले ही उसको राइट टू रिसीव द रेंट आपने दे के रखा हो, लेकिन ये रेंट आपके इनकम में क्लब हो जाएगा, मतलब आपके ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में उसको ऐड किया जाएगा। सेक्शन 61 ये बोलता है कि चलो अगर ऐसा कोई एसेट है जो आपने आपके बीवी के नाम पे कर दिया हो और वहां से रेंट आ रहा हो, लेकिन ये ट्रांसफर जब आपने किया, इसको आपने रिवोकेबल ट्रांसफर किया, मतलब आपने ये राइट आपके पास वापस रखा कि मैं ये एसेट जो है वापस इसके पास से जब चाहे ले सकता हूँ। तो ऐसे केस में भी उस एसेट से जो भी रेंट बनेगा, जो भी इनकम आएगा, वो आपके इनकम में क्लब हो जाएगा, वो आपके बीवी के नाम पे नहीं होगा। सेक्शन 64 में बोलते हैं आपके बीवी को अगर आपने हायर किया, लेकिन उसके पास वो प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, बट जस्ट आपको आपके बिजनेस में थोड़ा जो इनकम था, ठीक है, घर में आने वाला इनकम उनके नाम पे डालना था, ठीक है, उनको दिखाना था कि वो तो एक एम्प्लॉई है और उसको अपने पास से मिल रहा है, लेकिन शी इज़ नॉट क्वालिफाइड टू बी एट दैट पोजीशन, ठीक है, कोई प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, आपने ऐसे ही सिर्फ इसके लिए किया हो, तो ये भी आपके इनकम में क्लब हो जाएगा। ठीक है, या आपने अगर बड़ा सा उनको कोई कैश गिफ्ट दे दिया, ठीक है, या कोई भी ऐसा इनकम डाइवर्ट कर दिया विदाउट एनी प्रॉपर कंसिडरेशन, ठीक है, तो ये भी आपकी इसमें क्लब हो जाएगा। सिमिलरली आपकी बहू हो गई, उसको अगर आपने बड़ा सा कोई तो कैश गिफ्ट दे दिया या इनकम उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन। आपके बेटा हो गया जो माइनर है, उसके अगर फॉर एग्जांपल नाम पे बड़ा सा कोई इनकम आ गया या डिविडेंड उनको मिल गया विदाउट मतलब प्रॉपर कंसिडरेशन, या तो अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उस वहाँ पे पता चला कि उस फैमिली में बड़ा सा इनकम आपने कैश फॉरवर्ड कर दिया विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन, तो ये सारे केसेस में जो इनकम है वो आपके ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में क्लब हो जाएगा, मतलब आपको टैक्स भरना होगा। इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये याद रखना, ये ग्रॉस टैक्स इनकम में इसको ऐड किया जाता है। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है जैसे हमने बोला था फिटूस करना, कि आपको कोई लॉस हुआ है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या करते हो कि वो जो लॉस है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट जो है वो सेट ऑफ कर देते हो। याद रखना, बिजनेस में आपको अगर एक बिजनेस से लॉस हो रहा है तो दूसरे आपके 10 बिजनेसेस हों तो उनमें से कोई भी बिजनेस से आप क्या कर सकते हो, उसको सेट ऑफ कर सकते हो। अगर सेट ऑफ नहीं होता उस साल, ठीक है, आपका लॉस बहुत ज़्यादा है और आपका से प्रॉफिट उतना नहीं हुआ है, आपका कुछ लॉस और भी बच रहा है, ठीक है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। ठीक है, लेकिन याद रखना, सेट ऑफ आप सैलरी से नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपका जो लॉस होता है वो कभी भी सैलरीड हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता या कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, सैलरी का मतलब ही इतना है कि आप कमा रहे हो तो आपको वो टैक्स देना है। अगर आपके पास पैसा सैलरी नहीं होती तो आपको टैक्स नहीं देना होता।
तो बिजनेस से या कहीं और से जो आपको हुए लॉसेस है वो आप सैलरी अकाउंट से कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। कैपिटल गेन्स का अगर आपको लॉस हुआ है तो कैपिटल गेन से ही आप क्या कर सकते हो, उसको सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म अगर आपको कैपिटल गेन से लॉस हुआ है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ करना होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस हुआ है तो आपको लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड होता है। टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स सिस्टम भी हमने देखा। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, जो आपको आपका एम्प्लॉयर जो है जब आपको पैसे देता है, लेकिन वो टैक्स निकाल के डिडक्ट करके आपको बाकी के पैसे आपके हाथ में देता है, तो दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीसीएस होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो जब आपने कुछ चीज़ खरीदी तो उस चीज़ को खरीदते समय जो सेलर है वो आपसे टैक्स भी ले लेता है, तो दैट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो ये टैक्स गवर्नमेंट को देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एम्प्लॉयर और सेलर की हो जाती है कि वो उन गवर्नमेंट को ये टैक्स फॉरवर्ड कर दे। एडवांस टैक्स सिस्टम क्या होता है? एडवांस टैक्स सिस्टम का मतलब होता है कि आप भले ही फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 को एंड हो जाता है, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर में 4 ऐसे टाइम है एवरी 3 मंथ आप क्या करते हो, आप उसको आप टैक्स भरते हो, ताकि इन दी एंड आपको बड़ा अमाउंट का टैक्स नहीं भरना हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप देखो, एक सिस्टम होता है जैसे तुम्हारा ईएमआई सिस्टम होता है, जहाँ पे आप कुछ खरीदते हो और आप क्या करते हो, आप मंथली उसके पैसे देते रहते हो। एडवांस टैक्स सिस्टम को ऐसा समझ लो कि आपको एक से गाड़ी खरीदनी है या घर खरीदना है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, साल में पहले से ही आप उसमें पैसे जोड़ना शुरू कर रहे हो। आप एक अकाउंट बना रहे हो, वो घर में वो छोटा सा मटका टाइप नहीं होता कि एक एक मूवी देखी थी मैंने, सलमान खान और अक्षय कुमार की, तो वो उसने ऐसे 3 मटके बनाए होते हैं कि ये मेरा करियर का, ये बहन की शादी का, और एक एकदम छोटा वाला मटका होता है डोनेशन वाला। तो ऐसे वो करके उसमें हर महीने क्या करता है, पैसे डालता रहता है। तो वैसे ही एडवांस टैक्स समझ लो। इसके जो अम, इसका जो टाइमिंग है, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है याद रखने के लिए, और इजी है। ठीक है, डेट्स कैसे याद रखोगे, सो आई जस्ट शो यू कि जो एडवांस टैक्स सिस्टम है, ठीक है, उसके डेट्स याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ये लिखना ही है। अगर 2 माह के लिए भी आता है, सो यू कैन नॉट से कि मैं डेट्स नहीं लिखूंगा, तो डेट्स आपको पता होना चाहिए कि डेट्स क्या है और कितना टाइम थे। सो 15 तारीख याद रखो। ठीक है, सबसे पहले कि 15 तारीख ही है। ठीक है, एंड शुरुआत हम जून से करते हैं, एंड एवरी 3rd मंथ। ठीक है, तो जून हो गया, जुलाई अगस्त चला गया, जुलाई इज 1st मंथ, अगस्त इज 2nd मंथ, 3rd मंथ क्या है, सितंबर। तो ये सितंबर आ जाएगा। अगेन अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, तीसरा महीना कौन सा है, दिसंबर। ठीक है, फिर जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, तीसरा महीना कौन सा है, मार्च। तो अगर आपने 15 और 3rd मंथ का याद रखा, तो यहाँ पे टैक्स सिस्टम भी आपको 15 से परसेंट से शुरू मिल जाएगा। तो 15, और क्योंकि हम 3 महीने में जा रहे हैं तो हम 30% इसको ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, सो सेकेंड वाला 45, फिर 45 प्लस 30 कितना होता है, कितना होता है, 75। ठीक है, और 75 प्लस 30 कितना होगा, 105, लेकिन 100 से ऊपर तो कुछ नहीं होता। तो ऐसे आपको ये डेट और परसेंटेज याद रह जाएंगे। देखो, अगर कुछ रट्टा करोगे ना कि 15% 15 जून, 45% 15 सितंबर, 75% 15 दिसंबर, तो ज़रूर कहीं ना कहीं चूक जाओगे। लेकिन अगर आपने ऐसा याद कर लिया कि देखो डेट तो 15 है, ठीक है, और एवरी 3rd मंथ को करते हैं, तो इसलिए परसेंटेज भी आप 15 से शुरू करते हो, एंड उसमें क्या करते हो, +30 ऐड कर रहे हो। तो ऐसा आप इसको कभी इन डेट्स को कभी नहीं भूलोगे। देन
कैपिटल गेन्स एंड इट्स टैक्सेशन, तो इसका मैंने बोला कि हेड्स में तो कोई भी आ सकता है, बट नॉर्मली उनको अच्छा लगता है हेड्स में आपका या तो बिजनेस के बारे में पूछते हैं या तो कैपिटल गेन्स के बारे में पूछते हैं। तो कैपिटल गेन्स में शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन में याद रखो। शॉर्ट टर्म गेन मतलब कुछ तो आपने कम टाइम के लिए रखा और तुरंत उसको बेच दिया, ठीक है, 1 साल के अंदर स्टॉक्स में, और अगर प्रॉपर्टी है तो 2 साल के अंदर, ठीक है। और लॉन्ग टर्म गेन मतलब आपने 1 साल तक स्टॉक्स को रखा, उसके बाद बेचा, एंड जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें आपने 2 साल के ऊपर रखा और उसके बाद आपने बेचा, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन्स होता है। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म गेन्स पे आपको जो टैक्सेशन है वो ज़्यादा लगता है, एंड लॉन्ग टर्म पे टैक्सेशन कम होता है। इसमें हमने एक और चीज़ देखी थी, दैट वाज ओल्ड टैक्स रिजीम देखा था और न्यू टैक्स रिजीम देखा था। तो इनको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, देखो न्यू टैक्स रिजीम शुरू हुआ है और 2025 में उनमें बहुत सारे अच्छे चेंजेस हुए हैं, एंड गवर्नमेंट इज रिकमेंडिंग कि न्यू टैक्स रिजीम को आप फॉलो करो, बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारी सिंप्लिसिटी है, लाइक जैसे कोई डिडक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका जितना टैक्स बनता है जो ब्रैकेट में आता है आपको उतना जो है पैसे उसको देने पड़ेंगे, एंड ये थोड़ा इजी भी पड़ जाता है, ठीक है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, लाइक गवर्नमेंट उसको रिकमेंड कर रही है। बट नेवरदलेस अगर आपके डिडक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को अभी चूज कर सकते हो, बट यू हैव टू एक्सप्लिसिटली चूज इट, मतलब बाय डिफॉल्ट टैक्स न्यू टैक्स रिजीम होगा। आपको जब टैक्स आप फाइल करते हो तो आपको एक्सप्लिसिटली ओल्ड टैक्स रिजीम फाइल करना होगा, और ये उनके बेनिफिट्स में आता है जिनके ऊपर बहुत सारा होम लोन है, बहुत सारा डिडक्शंस हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट किसी का किया है जिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा खर्चा हुआ है। बेसिकली एक अंदाज़ा लगाते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से आई विल शो यू अ कैलकुलेशन, तो उससे थोड़ा एक आयरनी भी है, और आप बोलोगे कि यार ये तो कोई सेंस नहीं बनता, बट एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई like many people are advocating for like to go for family income instead of individual income, ठीक है। तो एक जस्ट विल शो यू एक कैलकुलेशन, जिससे हिसाब से कैलकुलेशन अगर करना है, लाइक आप कर सकते हो, नहीं करना है तो वो भी आपके ऊपर है, बट वन कैलकुलेशन यू कैन शो से, सपोज फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करेंगे, ठीक है, और हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज जो होती है वो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शंस। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है वो ऐसे डिडक्शंस है जो ऑलरेडी पहले से ही निकाल दिए जाएंगे। तो ओल्ड रिजिम में वो 50,000 थे, ठीक है, और न्यू रिजिम में कितने हैं करेंगे मैम? 75। हाँ, अच्छी बात है। मुझे लगा कोई तो बोलेगा कि मैम कहाँ, आज ही आज ही हम देखने बैठे हैं कि ऐसा भी कोई होता है। क्या पता होता है हमें कि ऐसा कोई सिस्टम भी है या कुछ ऐसा है, ठीक है, इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा मत करो, ठीक है। सो लेट मी जस्ट मेक अनदर कॉलम यहाँ पे, कि हम ये ठीक है, चलो जाने दो, ठीक है। उसके बाद हम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, एंड देन डोंट वरी एक कैलकुलेशन भी करेंगे कि कितना क्या परसेंटेज होता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अप टू 3 लाख इसमें कितना लगता है। तो अप टू 3 लाख जो होता है इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसमें भी कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। देन मैम न्यू रिजीम जो आया है ना अभी वो 4 lakhs का है। 4 लाख का अब है। तो 4 lakhs 0, फिर 4 to 8 है, फिर 8 to 12, फिर 12 to 16, फिर 16 to 20 ऐसा है। हाँ हाँ, लेकिन वही तो मैं टेबल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना अभी तक, तो
3 लाख से लेके 4 लाख का, क्योंकि मैं दोनों के बीच में डिफरेंस दिखा रही हूँ। तो जो ओल्ड रेजिम है उसमें 3 लाख के ऊपर भी आपको 5% शुरू होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी भी जैसे इन्होंने बोला ये नील हो जाता है, ठीक है, न्यू रेजिम के अंडर। इसलिए मैंने 3 लाख का पहले जिक्र किया था, ठीक है। देन जो 4 लाख से लेके तुम्हारा 5 लैक्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे ओल्ड वाले में तुम्हारा 5% लगेगा, और यहाँ पे 5% लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन 5 लाख से 7 लाख कितना होता है? 5 लाख से 7 लाख, चलो एग्जाम आ रही है, 20%, ठीक है। सो यहाँ पे 10-15 का कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 5 से डायरेक्ट 20% जंप हो जाता है, यहाँ पे अभी भी वो 5% लगता है। देन 7 लैक्स के ऊपर, 7 लैक्स टू 8 लैक्स, ये क्या हो, 7 लैक्स टू 8 लैक्स कितना होता है? 20%। 20%। वेरी गुड। 20% कब तक जाता है ओल्ड रेजिम में? कब से 30% लगना शुरू होता है? 10 lakhs तक 20%, फिर उसके ऊपर 30%। वेरी नाइस, ठीक है। तो 7 लाख टू 8 लाख, अब ये 7 लाख के ऊपर चला गया तो ये 10% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 लाख टू 10 लाख, जैसे इन्होंने बोला ये 20% रहेगा, और यहाँ पे ये वापस से 10% रहेगा। उसके बाद फिर जो तुम्हारा 10 लाख से लेके 12 लाख है, ठीक है, तो यहाँ पे 30% हो जाएगा, और ये अभी भी ये 15% में, नहीं, ये अभी भी 10% पे चलेगा, नहीं, 15%। मैम ये जो 8 से 10 lakhs, अच्छा 10%। सॉरी, नहीं मैम, परफेक्ट है। ठीक है। ये अभी भी 30% पे कंटिन्यू होगा, और उसके बाद ये जो है वो 20% पे आ जाएगा, और उसके बाद जो तुम्हारा अबाउ 15 लैक्स है, ठीक है, तो ये, तो इसको जैसे आपको इजी लगता है आप उसी इसमें याद कर सकते हो, ठीक है। न्यू रेजिम में क्योंकि स्लैब्स है, इस वजह से क्या हो जाता है कि लाइक इस वजह से 5%, 10%, 15%, 20%, 30% उसमें थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो ओल्ड रेजिम है बहुत इजी है याद रखने के लिए, ठीक है, कि 3 लाख तक कुछ नहीं, ठीक है, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, ठीक है। मैम, बोलो। मैम 2.5 है वो, हाँ मैम, वो 2.5 है इन ओल्ड टैक्स रेजिम। ये वाला ओल्ड रेजिम में 2.5। 2.5। यस, इट्स 2.5 इन ओल्ड टैक्स रेजिम। देखो वो 2.5 कैसे आता है ना, मैं बताती हूँ, वो 2.5 डिडक्शन से आता है बच्चा, ठीक है। हाँ, वो तो सैलरी का डिडक्शन 50,000 है उसकी वजह से। हाँ, तो कैसे है एक्चुअली ना 3 कि lakhs। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी आपको अलाउड होते हैं, और साथ ही साथ जो आपको एक चीज होती है, एंड दैट इज योर टैक्स रिबेट, ठीक है। तो टैक्स रिबेट जो होता है ना, वो यहाँ पे पहले आपको 60,000 तक का टैक्स रिबेट मिल रहा था, ठीक है। और अब जो टैक्स रिबेट आपको किया है वो है, मैं यहाँ कैलकुलेशंस पे आपको बता दूंगी, तो आप लोगों को टेंशन मत लो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक एग्जांपल से बताऊंगी तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कैसे वो रिबेट होता है। बट ये टैक्स रिबेट तभी मिलता है जब आपका इनकम जो है वो कब तक एग्जिट नहीं होता, इट डज नॉट एग्जिट हाउ मच, अरे कल ही तो पढ़ा था, 5 लाख, 5 लाख के नीचे अगर आपका इनकम होता है तो ही आपको टैक्स रिबेट मिलता है ये, ठीक है, मतलब तभी उसका फायदा होता है। और 75 यहाँ पे होता है अगर आपका 7 लाख एक्सीड नहीं होता, ठीक है। 75 के लिए 12 lakhs है। 12 लैक्स, सॉरी, 12 लैक्स एक्सीड नहीं होता, यस। तो ये नया रेजिम बना, ये 2025 का रेजिम है, ठीक है। तो इसको
एक कैलकुलेशन के हिसाब से समझते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हम पकड़ते हैं कि अगर, और मेरे साथ आप लोगों को अभी 5 मिनट में इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर किसी का 15 लाख सैलरी है, ठीक है। 15 लाख बरोबर है क्या? नहीं, जीरो कम पड़ रहा है, ठीक है। अगर उसका 15 लाख सैलरी है तो लेट्स जस्ट कैलकुलेट कि उसको ओल्ड रेजिम में फायदा होगा या न्यू रेजिम में फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डिडक्शंस भी लगा लेते हैं कि से फॉर एग्जांपल इस बंदे की जो डिडक्शन है वो हम पकड़ते हैं, कितना पकड़े, जस्ट लेट्स से कि 2,25,000 उसको ही डिडक्शंस हो गए, ठीक है। वैलिड डिडक्शंस, ठीक है। डिडक्शंस कितने हैं? 2,25,000, ठीक है। यहाँ पे तो डिडक्शन का फर्क नहीं पड़ता, कि डिडक्शन जब यूज ही नहीं होने वाले तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि टैक्सेबल इनकम कितना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 लाख में से 2,25,000 जो है वो आपने निकाल दिए, कितना होता है? चलो, मेरा मैथ्स कमजोर है, टैक्सेबल इनकम कितना है? 2,50,000 ये निकाल दो, चलो राउंड फिगर कर लेते हैं। 250 निकाल दिए, +50 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मतलब 3 लाख निकल गए, ठीक है। मतलब टैक्सेबल इनकम कितना होता है? 12 लाख हो गए, ठीक है। 12 लाख पे टैक्सेबल इनकम लगेगा। और यहाँ पे टैक्सेबल इनकम कितना होगा? कितना होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दो, 14,25,000। 14,25,000, ठीक है। बिकॉज कोई डिडक्शन और आना नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन और लगता है कि आपको टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करके बताना है कि इसमें आपको टैक्स कितना लगेगा और इसमें आपको टैक्स कितना लगेगा। सो कैलकुलेट करते हैं, चलो। 3 लाख तक तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद 5% है 4 लाख तक। तो देखो, एक, अगर आप टैक्स का क्वेश्चन लिख रहे हो तो कम से कम एक वाला तो आपको एक एग्जाम्पल तो बताना ही पड़ेगा, राइट? कि कैसे चलता है, लाइक फर्स्ट इसमें कितना होगा, सेकंड इसमें कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही एग्जाम्पल लेट्स कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो इसको ये नहीं करते। तो 12 लाख का जो है, ठीक है, तो पहले जो 3 लाख है उसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको पूरा कैलकुलेट करो एंड देन यू कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स, लाइक आई विल नॉट वेस्ट द टाइम, बट यहाँ पे जो पूरे कैलकुलेशन हो जाते हैं वो आपको इसका आता है 1,72,500, ठीक है। और इसका जो टैक्स बनता है एंड दैट इज 90, नहीं, सबसे पहले इसका बनता है 1,72,000, हाँ, 1,72,500। और इसका बनता है 93,750। इसमें एक ऐड होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज एजुकेशनल सेस। कितना होता है परसेंटेज एजुकेशनल सेस का? 4%। वेरी नाइस, 4%, ठीक है। तो 4% अगर आप ऐड कर दो इसको तो इसका टैक्स जो है वो बन जाता है आपका एंड में 1,79,400। और इसका बनता है 97,500, ठीक है, ऑलमोस्ट। बिकॉज सेस भी उतना ही लगता है जितना आपका टैक्सेबल इनकम बन रहा है, ठीक है। जितना आपका फाइनल टैक्स बन रहा है उसके हिसाब से उसका 4% आपका क्या लगता है, एजुकेशनल सेस लगता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें 6,900 सेस लग रहा है और इसमें सेस लग रहा है 3,750। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सुबह को नामदेव जी को, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपको भी स्टैंड करता है कि अगर
कोई है, ठीक है, जिसको ये वॉलंटरी ऑप्शन मिलता है कि वो चाहे तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकता है या न्यू टैक्स रेजिम में जा सकता है, तो फोर फ्रंट में उसको लगेगा कि यार मेरे पास तो 2.5 लाख के डिडक्शंस है, ठीक है, तो मुझे तो ओल्ड में जाना चाहिए। लेकिन जब आप एक्चुअली में काउंट करोगे और एक्चुअली में टोटल करोगे और उसके सामने रखोगे तो आपको दिखेगा कि डिफरेंस जो है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो एक में 179 आप टैक्स दे रहे हो, दूसरे में 97, तो ऑलमोस्ट लाइक 80,000 का 82,000 का डिफरेंस आ रहा है, एंड विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। एंड दैट्स वाई दे ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो फॉर द न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है। अगर आपके डिडक्शंस 5.5 लाख से ज़्यादा आते हैं, ठीक है, ऑन अ स्केल ऑफ 15 लाख इनकम, तो वो बोलते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम से जाओ, अदरवाइज वो न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको हाईलाइट करूंगी, एंड इसी वजह से लोग लाइक एक दूसरे के नाम पे डालना चाहते हैं, एंड यही चीज़ जो एमपी है आपकी, उसने पार्लियामेंट में उसके बारे में बात भी की थी, एंड दैट इज कि कैसे कोई इनकम जो है वो डिफरेंट हो जाती है, जस्ट तुम्हारा सिनेरियो डिफरेंट होने की वजह से, ठीक है। तो इमेजिन करते हैं एक इंसान है, से रमेश है, ठीक है, रमेश कमाता है, रमेश है और वो सिंगल है फॉर एग्जांपल, या और वो कमाता है से वो सिंगल नहीं, ठीक है, मैरिड है चलो, और वो कमाता है 12 लाख, ठीक है, डॉलर आ गया, 12 लाख कमाता है, ठीक है, एंड उसकी बीवी है, ठीक है, उसकी वाइफ है जो कमाती है से और 12 लाख, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना, क्योंकि आपका न्यू टैक्स रेजिम क्या करता है, न्यू टैक्स रेजिम में ये फैमिली इनकम नहीं पकड़ता। तो यहाँ पे भले ही फैमिली इनकम में कितना आ रहा है, फैमिली इनकम में आ रहा है ₹24 लैक्स, लेकिन क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में अप टू 12 लैक्स आपको अलाउड है, प्लस 75,000 डिडक्शन है, मतलब अगर इंडिविजुअली कोई एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल पकड़ता है टैक्स, न्यू टैक्स रेजिम जो है वो फैमिली इनकम नहीं पकड़ता, ये इंडिविजुअल इनकम पकड़ता है। ये आपको बोलता है कि अप टू 12,75,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आपको टैक्स फ्री जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने 12,75,000 क्रॉस कर लिया, भले 12,80,000 क्यों ना हो, तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है, और आपको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। मतलब 12,75,000 तक अगर आपका इनकम रहता है तो आपको टैक्स फ्री लगेगा। लेकिन अगर वही इंडिविजुअल इनकम, जैसे हमारे लास्ट एग्जांपल में देखा, वो अगर 15 लाख हो जाए, ठीक है, मतलब कितना डिफरेंस हुआ बिटवीन 15 लाख एंड 12,75,000, दैट इज लाइक 2,25,000, ठीक है। ये अगर आपने ज़्यादा अर्न किया तो इस पे हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि 97,500 आपको सिर्फ टैक्स जा रहा है। तो यही बात उन्होंने उठाई थी कि अगर कोई फैमिली है जहाँ पे रमेश 12 लाख कमा रहा है, उसकी वाइफ 12 लाख कमा रही है, वो 24 लाख कमा रहे हैं फैमिली में, तो बिकॉज ये अलग अलग लोग कमा रहे हैं, उस वजह से इनका फैमिली इनकम का जो फैमिली टैक्स लगेगा, ठीक है, वो हो जाएगा 0, ठीक है, इवन दो उनका फैमिली इनकम जो है वो इतना ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं पे अगर कोई फैमिली है सिर्फ रमेश कमा रहा हो, रमेश की बीवी है, ठीक है, रमेश के वो बच्चे भी हैं, लेकिन बीवी और बच्चे तो काम पे नहीं जाएंगे, बीवी भी काम नहीं कर रही है, रमेश अकेला घर का कमाता इंसान है, और वो अगर 15 लाख कमा रहा है, तो उसको 15 लाख पे भी ऑलमोस्ट 1 लाख टैक्सेशन भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये उन्होंने मांग की थी, लेकिन अभी तक वो उसको अप्रूव नहीं किया है, उस पर बहस भी नहीं हुई है, बिकॉज इतना मैथ्स किसको आता है पार्लियामेंट में, ठीक है। बट इट वॉज अ वैलिड पॉइंट, इट इज़ अ वैलिड पॉइंट कि आप इंडिविजुअल इनकम मत देखो, आप उसकी फैमिली इनकम को देखो, क्योंकि
हो सकता है कि एक इंसान अकेला काम कर रहा हो लेकिन उसकी फैमिली फिर भी बड़ी हो, ठीक है, ही स्टिल हैज़ डिपेंडेंट्स, ठीक है। तो आप अगर ऐसा देखोगे कि नहीं भाई उसी के नाम पे हो, तो ऐसे केसेस में लोग इसी वजह से इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि रमेश का देखिएगा, अच्छा 20 लाख इनकम हो रहा है, तो अगर मैं 20 लाख में से 20 लाख अगर मैं अपना इनकम दिखाऊं तो मुझे बहुत टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर मैंने 8 लाख का इनकम अपनी बीवी के नाम पे शिफ्ट कर लिया, कि मैंने नहीं कमाया है, मेरी बीवी ने कमाया है, तो हमें जीरो टैक्स आ जाएगा, हम दोनों में से किसी को भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट इज द वन ऑफ द रीजंस व्हाई जो लोग हैं वो टैक्स को अपनी बीवी के हेड पे दिखाना चाहते हैं, बहू के नाम पे दिखाते हैं, या डिविडेंड्स जो उनको मिले हैं वो अपने बेटे के नाम पे दिखाते हैं, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का दिखाते हैं। एंड दैट इज़ वेयर क्लबिंग ऑफ इनकम का वो जो सिस्टम है दैट कम्स इन टू प्लेस। मे बी फॉरवर्ड, मतलब कभी अगर उनका जो उन्होंने बात की थी, उनका वीडियो है, एक छोटा सा क्लिप है, तो अगर शायद लोगों को समझ में आए तो मे बी दे वुड इन फ्यूचर यू माइट सी कि इंडिविजुअल इनकम की जगह पे फैमिली इनकम पे जोर दे, ठीक है। इट इज़ अ गुड थिंग फॉर लाइक ये जो उन्होंने अभी टैक्स रिजिम बनाया है कि 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं होगा, ठीक है, एंड प्लस 75,000, मतलब 12,75,000 तक, एंड विच इज़ अ गुड अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन। बट अगेन यहाँ पे एक जो प्रॉब्लमेटिक है दैट इज ये फैमिली इनकम को नहीं देख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि एक इंसान की इनकम पे और कितने डिपेंडेंट्स है, ठीक है। यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल टैक्स थिंग, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर एक्सपेंसेस, जहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम में ये सारे डिडक्शन जो है, इंश्योरेंस हो गए, डोनेशंस हो गए, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, LIC प्रोविडेंट फंड, इस सबको आपको डिडक्ट करने का सुविधा थी। मतलब जितना ज़्यादा होम लोन हो गया, कि जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट है या लाइक इंटरेस्ट आप भर रहे हो, उतना आप उसको डिडक्ट कर पाओ। तो यहाँ से डिडक्शन सारे निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे फैमिली इनकम का उन्होंने कुछ नहीं रखा, यहाँ पे वो इंडिविजुअल इनकम में जा रहे हैं। सो यही आपको एक हाईलाइट करना था। तो कभी आपके खुद के लाइफ में अगर आपको ऐसा होता है, क्योंकि सेंस नहीं बनता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतनी ज़्यादा मेहनत होगी, तो आप मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा इतना ये करने के लिए, एंड देन ठीक है, टैक्स भरना चाहिए पब्लिक वेलफेयर के लिए, बट जस्ट फॉर योर कैलकुलेशन यू शुड नो कि जस्ट उससे ऊपर जब आप जाते हो, उस टैक्स ब्रैकेट से ऊपर, तो कैसे आपको टैक्स लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर टैक्स फ्री जोन, ठीक है। इतना अगर आप कमाते हो, एंड विच इज़ अ वेरी गुड सैलरी, इंडिया के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, ठीक है। कि इतनी सैलरी अगर आप कमाते हो सालाना, दैट इज़ महीने की 1 लाख से ज़्यादा हो गया, तो आपको टैक्स फ्री होगा, ठीक है। सो लेट्स, ये सारा क्लियर हो तो वी कैन गो ऑन टू मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4, ठीक है। तो मॉड्यूल 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल 3 विल जस्ट बी स्किपिंग थिंग्स, ठीक है, हम ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज मॉड्यूल 3 इज़ मोर अबाउट, जैसे कि हमने लेबर वगैरह में लेबर लॉ में पढ़ा था, तो यहाँ पे वो सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा है कि कि अगर आपको असेसमेंट आता है तो कैसे असेसमेंट किया जाता है, कौन करता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में कौन कौन आते हैं, उनके पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, अगर आपको अपील करना है तो आप किसके पास अपील करोगे, ऑफेंसेस कौन से होते हैं, पेनल्टीज कितनी लगती है, फेसलेस असेसमेंट सिस्टम क्या होता है, एंड एडवांस रूलिंग क्या होता है। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉड्यूल 3, ठीक है। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना कि ये नहीं है, ये तो ऐसे आपको याद रखने होंगे, ठीक है। बिकॉज जैसे जैसे मैंने बोला, मॉड्यूल 3 इज़ एग्जैक्टली लाइक योर लेबर लॉ, ठीक है। कि लेबर लॉ में भी हमने ये सारा देखा था कि ऐसे ऐसे सिस्टम्स हैं और ये लोग होते हैं, उनकी ये पावर्स हैं, उनकी ये फंक्शंस हैं, तो सेम यहाँ पे भी सेम आपको वैसे ही याद रखना है। दिस आर द 4 लॉन्ग क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लेन द असेसमेंट प्रोसीजर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा, डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तीसरा, एक्सप्लेन अपील्स एंड रेमेडीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट। एंड चौथा,
एक्सप्लेन द ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। तो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं मॉड्यूल 3 के। सो लेट्स जस्ट जंप ऑन टू मॉड्यूल 3। मैम बोला ना, ये कैलकुलेशन वहां पे करने पड़ेंगे क्या सब पेपर में? एक कोई तो ना याद करके जाओ हेमंत जी, मतलब अगर हो सके तो, या एटलीस्ट फाइनल जो टैक्सेशन है ना, जैसे मैंने यहाँ पे फाइनल किया, तो फाइनल एटलीस्ट लिख दो, ठीक है? भले पूरे कैलकुलेशन मत करो, लेकिन फाइनली एटलीस्ट लिख दो, क्योंकि अगर आप टैक्स के बारे में बता रहे हो, तो अगर आप ऐसे कोई तो एक मतलब टेबल लगा के लिख दोगे ना, तो अच्छा दिखेगा, ठीक है? बट ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना मैथ्स मतलब बहुत टाइम उसमें स्पेंड करो, बिकॉज टाइम इज मनी। तो इसलिए मैंने 15 लाख का एक फिगर ले लिया, ठीक है? और 15 लाख के फिगर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि ऐसे दिखा दो और ये स्टैंडर्ड रख लो, ठीक है? कि बाकी कुछ नहीं तो ये रखो कि हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था और फिर डिडक्शन 2,500 था, 2.5 लाख था, तो 12 लाख का आपका टोटल टैक्सेबल इनकम बना, ठीक है? और उस पे जो टैक्स आया वो 1,72,500 हुआ, ठीक है? और जो न्यू टैक्स रेजिम हुआ उसमें तो डिडक्शंस कुछ हुए नहीं, तो 15 लैक्स में से 75,000 जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला गया। 14,25,000 पे जो टैक्स बना वो था 97,500। तो ये जो कुछ फिगर है ना, उतना आपने सिर्फ उतना भी लिख दिया ना, तो भी आप डिफरेंस बता पाओगे, राइट? एंड द मेन थिंग यहाँ पे डिफरेंस का ही आता है कि जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? और अगर नहीं भी करना है तो जस्ट न्यू टैक्स रेजिम के बारे में लिख दो, बिकॉज इन द एंड दैट्स व्हाट दे मैटर, ठीक है? बस उनको ये होना है कि आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम भी है, बिकॉज अभी भी जैसे हमने सुबह को भी बोला था, इसको प्रॉपरली रिपील नहीं किया गया है, ठीक है? दे आर स्टिल, इट इज स्टिल देयर, ठीक है? मतलब अभी भी लोग अगर चाहे तो उसको एक्सप्लिसिटली चूज कर सकते हैं, ठीक है? उनको खुद से चूज करना होगा, बट वो चूज कर सकते हैं। तो अगर वो चूज कर सकते हैं तो ये टैक्स, और अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के अंडर 80C, 80D, 80E, 80G इनके बारे में लिखते हो। तो 80C में हमने देखा था कि लाइफ इंश्योरेंस होता है तुम्हारा, प्रोविडेंट फंड होता है तुम्हारा, इवन जो एजुकेशन के लिए जो तुम्हारा ट्यूशन फीस लिया है वो सारा उसमें आता है। डी में तुम्हारा आ जाता है कि अगर तुमने मेडिकल इंश्योरेंस कराया है या मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो तो वो डी में आ जाता है। ई में एजुकेशन का लोन अगर लिया है तो उस एजुकेशन लोन के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट भरना होता है वो ई में आ जाता है। फिर जो जी में होता है दैट इज़ डोनेशन टू चैरिटीज़, तो वो उसके अंदर आ जाता है। तो ये सारी डिडक्शंस भी हैं जो कभी कभी पूछा जाता है कि डिडक्शंस बताओ। फिर तुम्हारे जो अलाउंस होते हैं, तो हमने HRA अलाउंस देखा था, हाउस रेंट अलाउंस, फिर हमने LTA अलाउंस देखा था, लीव ट्रैवल अलाउंस, फिर इंटरनेट अलाउंस होते हैं, कोई और पर्क्स होते हैं, तो वो सारे डिडक्शंस भी उसमें आते हैं जो इसमें से निकाले जाते हैं। और उसके बाद सारे डिडक्शन निकालने के बाद होम लोन का मेनली यहाँ पे बहुत, अगर आपने कोई घर लिया है और घर पे अगर तुम्हारा 2 लाख का कोई इंटरेस्ट जा रहा है तो वो भी इसमें डिडक्शन में जाता है अप टू 2 lakhs का। तो ये सारे निकालने के बाद जो बचता है वो टैक्सेबल इनकम होता है। और यहाँ पे अभी आपको डिफरेंस लग रहा हो, लेकिन अभी मेरे पिछले स्टूडेंट्स ने कैसे किया था मुझे पता नहीं। एक स्टूडेंट था आपका सीनियर, तो उन्होंने दोनों में काउंट किया था, ठीक है? सो ही इज़ एन अकाउंटेंट, तो वो गवर्नमेंट में अकाउंटिंग के इसमें ही है। तो उनको उनके डिडक्शंस के वजह से ओल्ड टैक्स रिजिम में कम टैक्स भर लग रहा था, उनको 20,000 ही टैक्स लग रहा था, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में उनका टैक्स जो है वो 1.5 लाख के ऊपर जा रहा था। तो इसलिए ही वॉज स्टिल ऑप्टिंग फॉर दी ओल्ड टैक्स रेजिम, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दो सिचुएशन ऐसे नहीं दिखाने हैं, ठीक है, कि जहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में फ़ायदा हो रहा है और न्यू में नहीं। बस एक एग्जांपल भी अगर आपने दिखा दिया तो सही रहेगा, लेकिन एटलीस्ट एक एग्जांपल तो दो, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन ऑफ जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी का जो हमने क्वेश्चन देखा ये वाला, कि कंप्यूटेशन करो टोटल इनकम का।
अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली दे विल एक्सपेक्ट यू टू एटलीस्ट राइट समथिंग अबाउट सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन देयर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से एक 15 लाख का एग्जाम्पल ले लेना। हाँ प्रज्वल जी, मैंने आपका देखा नहीं, आपका हैंड रेस था। प्रज्वल जी कुछ पूछना है? हेलो, है कि चले गए? ओल्ड रेजिम में एक एग्जाम्पल लिया बच्चा हमने कि 2,50,000 अगर उसका डिडक्शंस है तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने उसको लिया। ठीक है, नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू मॉड्यूल before we move on to module 3, कुछ केस लॉज देखते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट केस लॉज भी याद रखें। सो इम्पोर्टेंट केस लॉज, ठीक है। अब तो सबसे पहला एक केस लॉ है। सो आई वुड नॉट राइट द एंटायर फैक्ट, तो फैक्ट्स पूरा नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि फैक्ट्स क्या होता है, तो ताकि आप लोगों को ये याद रह सके। एंड अभी इसलिए करा रही हूँ बिकॉज हम इसको वापस से 2-3 बार रिपीट करेंगे थ्रू आउट द सेशन, तो आप लोगों को उसको याद हो जाएगा। तो सब एक मेन है वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में हुआ क्या था कि वोडाफोन जो लाइक नेदरलैंड्स की कंपनी थी, ठीक है, उसने 67% शेयर्स जो है वो इंडियन टेलीकॉम में स्टेक अक्वायर कर ली। ठीक है, कैसे? क्योंकि उन्होंने एक सिंगल जो बिजनेस है केमैन आइलैंड्स होल्डिंग कंपनी का, वो उन्होंने एक हांगकांग कंपनी से खरीद लिया, और क्योंकि वो उन्होंने ले लिया उसके वजह से उनको एक इंडियन टेलीकॉम कंपनी में 67% के शेयर्स आ गए। अब हुआ ये कि देखो, खरीद कौन रहा है? नेदरलैंड की कंपनी। खरीद किसको रहा है? वो हांगकांग की कंपनी। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो उस कंपनी को अक्वायर करता है, ठीक है, उसके उस कंपनी के पास जितने जितने शेयर्स हैं जहाँ जहाँ हैं वो उसको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको इनको 67% स्टेक मिल गया इंडियन टेलीकॉम में, तो इन पे टैक्स का ये लगा। ठीक है, कि टैक्स इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको 11,000 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स का डिमांड कर दी कि आपका 11,000 करोड़ बनता है इस चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे ये बोला कि नहीं, अगर कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसमें अंडरलाइनिंग एसेट्स है, ठीक है, मतलब कि जो एसेट्स एक कंपनी के पास ऑलरेडी है और वो एसेट्स दूसरे कंपनी के पास चले जाते हैं, तो ऐसे केस में उस चीज़ पे आप इंडियन टैक्स नहीं सिस्टम नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ऑल्दो ये उस टाइम पे उनको नहीं लगाने के लिए बोला, लेकिन उसके बाद उसके बाद एक अमेंडमेंट आया है जो पार्लियामेंट ने किया है 2012 में, जिसमें उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली ये जो टैक्स वगैरह डील्स होते हैं ऐसे, उसको लगाने की बात की है। ठीक है, तो अब ऐसे टैक्स के डील्स जो होते हैं वो उसमें क्या होता है, उसमें दे आर आस्किंग कि अगर कोई अंडरलाइनिंग एसेट्स है और उसको खरीदा और बेचा जा रहा है इंडियन इंडियन ना मतलब इंडियन केस में, तो ऑब्वियसली उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दैट इज व्हाट दिस दिस पर्टिकुलर केस इज टॉकिंग अबाउट, तो याद रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है यहाँ पे, दैट इज आज़ादी बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आज़ादी बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो मॉरिशस मतलब ये इंडिया और मॉरिशस का केस है, तो इंडियन मॉरिशियन ट्रीटी है। ठीक है, तो ये ट्रीटी अलाउ करती है कि अगर आपके पास टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है और कोई फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टमेंट करता है या बेचता है और इस ट्रीटी के अगेंस्ट अगर वो आपके रेजिडेंसी के अंदर आता है, तो उसको वो टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हो एक चीज़ ये रही थी कि यहाँ पे ट्रीटी शॉपिंग हो रहा था।
तो ट्रीटी शॉपिंग का मतलब क्या था कि लोग बोल रहे थे कि फॉरेनर्स जो है ना, वो मॉरिशियस मॉरिशियस को सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए यूज किए कर रहे हैं, इसमें मॉरिशस का कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ये ट्रीटी का इस्तेमाल करके वो अपना रेवेन्यू जो है, मतलब टैक्स है ना, उसको बचा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, तो ये पिटिशन थी मतलब पिटिशनर्स की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वो यही बोला, सर्कुलर उन्होंने अपहेल्ड किया कि जो ट्रीटी शॉपिंग है ये इलीगल नहीं है। ठीक है, ये जो लॉज बने हैं ये इसलिए बने हैं कि लोगों का फायदा हो, और लोग जो है वो मतलब ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सके। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे बेनिफिट्स उनको दिए गए हैं। तो अगर कोई बेनिफिट्स का इस्तेमाल कर रहा है और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो ये इलीगल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने उस मांग को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। थर्ड केस तुम्हारा मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड। मैम सॉरी टू, बोलो। वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आया तो उससे क्या हुआ था, फिर उनको बाद में टैक्सेशन लग गया था ना। हाँ, लेकिन 11। उनका कैसा है ना कि इसको एक कंट्रोवर्शियल था बेसिकली, बिकॉज टैक्स का जैसे हमने क्या बोला था ना कि टैक्स का जो लॉ है वो कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगता। ठीक है, तो इस पे आप आगे जाके आप पढ़ सकते हो इस केस के बारे में, केस थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, बिकॉज वी ऑलवेज से कि टैक्स ऐसा है जो फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। तो पार्लियामेंट ने ऐसे एक लॉ पास किया था, बट ऑब्वियसली उसको उनको देना नहीं पड़ा था, बिकॉज अगेन वो कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें जा रहा था। ठीक है, सो वो उस टाइम पे बच गए थे, बिकॉज ये जो चीज़ हुई थी ये रेट्रोस्पेक्टिव की मांग कर रहे थे। ठीक है, कि रेट्रोस्पेक्टिव, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल केस हुआ था। ठीक है, कि कंट्रोवर्शियली टैक्स मतलब ये कोई पास कर रहे हैं। इट्स बिकॉज कि जब ये खरीदा गया था, बेचा गया था, तब ये लॉ नहीं था, राइट। और आप आगे चल के ये लॉ लगा रहे हो कि पीछे जो जो ट्रांसैक्शन हुए ना ऐसे अंडरलाइंग असेट्स के, तो उस पे भी टैक्स भर के मेरे 11,000 करोड़ बनते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हुई थी। अभी तो ऑब्वियसली 2012 के बाद तो वो लागू है, बट ये जो ट्रांसैक्शन हुआ था ये पुराना वाला है, उससे पहले हुआ था। मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीटीओ। ठीक है, इस केस में ये हुआ था कि जो कंपनी थी, ठीक है, वो ऑब्वियसली लीकर मैन्युफैक्चर कर रही थी, और उसने दे हैड अरेंज्ड फॉर द परचेसर टू पे एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तो ऐसे करके वो क्या कर रहा था ना, जो अपनी मतलब जो उनको एक्साइज ड्यूटी करनी होती है, ठीक है, तो उसको वो बचा रहा था। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल कैसे होता है ना कि आप अगर छोटे छोटे क्वांटिटी में आप अगर खरीद रहे हो और आप एक्साइज ड्यूटी भर रहे हो तो आपको कम भरना पड़ रहा है। अगर कंपनी अगर भरे तो कंपनी को पूरे टर्नओवर के ऊपर भरना पड़ता है कि मैंने कितना पूरा बनाया, राइट। तो ये उनको लाइक सेल्स टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से उनको क्या वो बचा रहे थे। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया कि देखो टैक्स प्लानिंग करना लीगल है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी स्कीम लेके आते हो, ठीक है, जो एक कलरेबल डिवाइस की तरह दिखती है, यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड मेंशन किया था, कलरेबल डिवाइस। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि अगर एक कलरेबल डिवाइस अगर आप ऐसा कुछ लेके आते हो जो सिर्फ इसलिए लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करा सको, तो ये प्योरली अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, हर इंसान को करना चाहिए, और ये तुम्हारा हक है। लेकिन यहाँ आप लोग सिर्फ ये चीज़ लेके आ रहे हो कि आप परचेसर्स को बोल रहे हो कि आप डायरेक्टली जब आप डिस्लरी से चीज़ खरीदते हो तब आप उसकी एक्साइज ड्यूटी भर देना, हम यहाँ से नहीं भरेंगे, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को वो भर देना। क्यों? ताकि आप उसको एक you're using this to decrease your tax liability. You're using this as you have generated this as a colorable device to decrease your tax liability, and this is to avoid the tax, and this is unacceptable. ठीक है, तो ये इस केस में बोला गया था। ये सारी लैंडमार्क केसेस हैं, और
ये जो मैं केसेस आपको बता रही हूँ, डजेंट मैटर आप कौन सा आंसर लिख रहे हो, मेक श्योर करना कि अगर ये केसेस वहाँ पे फिट होते हैं तो ये सारे केसेस आप वहाँ पे साइड ज़रूर करना, ठीक है। सो अगेन वोडाफोन का केस क्या था कि ये अंडरलाइनिंग एसेट था कि एक कंपनी जो नेदरलैंड्स में है वो दूसरी कंपनी जो हांगकांग की है वहाँ से वो खरीद रही है, लेकिन उनके पास 67% इंडियन टेलीकॉम में स्टेक है और वो स्टेक उनको उनके साथ ही मिल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये कैपिटल गेन का एसेट खरीदा बेचा जा रहा है, इसलिए उन्होंने मांग की थी कि उस पे भी टैक्सेशन लगा के, टैक्स लगा के कैपिटल गेन टैक्स 11,000 करोड़ का हमें दिया जाए। बट ये उस टाइम पे नहीं हुआ था। आज़ादी बचाओ आंदोलन में क्या था कि इंडियन मॉरिशस ट्रीटी जो है उसको यूज़ करके लोग अपना टैक्स बचा रहे थे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर वो अपना ट्रीटी को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लीगल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ट्रीटी बनाई ही इसलिए ताकि लोग ये एनकरेज कर सके लोगों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। देन मैकडॉनल्ड्स एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीटीओ में क्या बोला कि अगर कोई लिकर वाला है, ठीक है, और वो अपनी एक्साइज ड्यूटी बचाने के लिए क्या बोल रहा है, परचेसर को बोल रहा है कि तुम वहीं से परचेस करते समय ही वहाँ से जो ड्यूटी बनती है, ठीक है, वो तुम डायरेक्टली गवर्नमेंट को भेज दो। तो बेसिकली वो अवॉइड कर रहा है अपने पूरे टर्नओवर का सेल्स टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था टैक्स प्लानिंग सही है, लीगल है, लेकिन अगर आप कोई कलरेबल डिवाइस लेके आते हो, ऐसा कोई सजेशन करते हो जिसके वजह से जो सामने सामने लग रहा है कि दिस यू आर ओनली डूइंग टू अवॉइड द टैक्स लायबिलिटी, तो ये अनएक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट केस है तुम्हारा GNK ड्राइव शाफ्ट्स लिमिटेड। तो ये इंडिया वाला, इसके दूसरे जगह पे भी कंपनी है। ये सारे केसेस हम इंडिया से रिलेटेड ही देख रहे हैं, तो अगर कोई फॉरेन कंपनी भी है तो उसका नहीं देख रहे। वर्सेस ITO, तो इस केस में हुआ ये था कि जो असेसमेंट ऑफिसर है, ठीक है, AO, तो उसने एक नोटिस इशू कर दिया टू ओपन एन ओल्ड टैक्स असेसमेंट, ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक रीजन फॉर डूइंग सो, कि उसने कोई रीज़न वगैरह नहीं प्रोवाइड किया, उसने एक पुराना टैक्स का कोई फाइलिंग था उसको ओपन कर दिया। तो यहाँ पे जो पेटिशनर था, तो पेटिशनर ने उन्होंने यही आर्ग्यू किया कि यार मतलब ठीक है कि उसके पास राइट है कि वो फाइल ओपन कर सकता है, लेकिन मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि क्यों एक पुरानी फाइल, ठीक है, जो ओल्ड टैक्स असेसमेंट है, उसको आप ऐसे ही मुंह उठा के क्यों मतलब ओपन कर रहे हो। मतलब क्या रीज़न है कि मुझे कुछ नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, आपने सिर्फ उसको ओपन कर दिया असेसमेंट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही बोला था कि सही बात है कि कोई एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था कि देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर जो एक असेसमेंट ऑफिसर को फॉलो करना चाहिए, या तो उसको रीज़न देने होंगे कि वो रीओपन क्यों कर रहा है किसी किसी का ओल्ड टैक्स, ठीक है, और ये रीज़न उसको टैक्स पेयर को देने होंगे, और टैक्स पेयर चाहे तो उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर सकता है, और AO जो है वो उस ऑब्जेक्शन के ऊपर उसको स्पीकिंग ऑर्डर्स देने पड़ेंगे कि क्यों मैं ओपन कर रहा हूँ, और ये जो ऑब्जेक्शन आए ये क्या है, और इस ऑब्जेक्शन का क्या मतलब काउंटर क्या मैं दे रहा हूँ, वो सारा उसको स्पीकिंग ऑर्डर्स में देना पड़ेगा। तो बेसिकली दिस केस वॉज अगेंस्ट द आर्बिटरीनेस ऑफ एन असेसमेंट ऑफिसर। तो अगर मॉड्यूल 3 से अगर कोई क्वेश्चन है जो आप आंसर कर रहे हो असेसमेंट का या पावर एंड फंक्शंस ऑफ लाइक अथॉरिटीज़ का, तो ज़रूर ये केस मेंशन करना, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट केस फॉर दैट पर्पसेस, ठीक है। देन एक और केस करते हैं, एंड देन विल गो टू मॉड्यूल 5, एंड देन विल कम बैक। केस लॉज हम बीच बीच में करते रहेंगे, बिकॉज केस लॉज जो है वो आपको लिखने होंगे, ठीक है। सो CIT वर्सेस श्रीनिवासा शेट्टी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें बेसिकली चीज़ ये हुई थी कि एक फर्म था और उन्होंने अपना पूरा बिजनेस, ठीक है, इंक्लूडिंग द गुडविल, तो ब्रांड का गुडविल पता है ना, जैसे हमने कंपनी इसमें किया है कि आपका कुछ गुडविल होता है, तो आप
पूरा बिजनेस भी ट्रांसफर उसने किया और गुडविल को भी ट्रांसफर किया उसने दूसरे कंपनी को। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी क्या किया, तो टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि ठीक है, बिजनेस का जो इनकम वगैरह तुमने सब दिखाया उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और उन्होंने उस गुडविल का भी के वैल्यू के ऊपर भी टैक्स लगाने की कोशिश की। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार ठीक है, आप कैपिटल गेन का टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप गुडविल को एसेट में कैसे पकड़ सकते हो? ठीक है, बिकॉज आप एसेट पकड़ रहे हो इसलिए उसके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स लगा रहे हो, लेकिन कोई भी गुडविल का वैल्यू कैसे इवेल्युएट होगा? ठीक है, गुडविल तो गुडविल होती है। तो यू कैन नॉट पुट टैक्स ऑन समथिंग जिसकी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू नहीं लगा सकते हो। ये यहाँ पे इस केस में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि उसकी एक्चुअली वैल्यू क्या है। मतलब मैं अगर ये बोलती हूँ कि से चंदन जी की एक स्पेसिफिक रेपुटेशन है जो उन्होंने बनाई है, या उनका एक लॉ फर्म है, उन्होंने गुडविल बनाई है, और वो गुडविल को अगर मैं खरीद रही हूँ, ठीक है, तो उस गुडविल का एक्चुअली कॉस्ट क्या है? तो अगर कॉस्ट ही नहीं है तो आप टैक्स कैसे लगा सकते हो? तो ऐसे कोई चीज जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, ऐसे कोई एसेट जिस जैसे कि गुडविल हो गया, जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज अननोन, ठीक है, तो उस पे आप टैक्स नहीं लगा सकते हो। ठीक है, उस पे आप कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा सकते हो। तो इम्पोर्टेंट 5 केस लॉस, वी विल कम बैक टू मोर केस लॉस, बट ये हमेशा याद रखना कि बार बार हम रिपीट करेंगे तो एटलीस्ट आपके आंसर पेपर में 10 केस लॉस कहीं ना कहीं तो दिखने चाहिए। ठीक है, डू नॉट गो विदाउट राइटिंग एनी केस लॉस। ठीक है, सो लेट मी जस्ट, अब तक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? बेसिकली हमने पहले वाले का ही ये किया, टिल नाउ वी आर जस्ट रिपीटिंग, लेकिन मॉड्यूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसी रीज़न की वजह से वी आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज लाइक आई सेड, हमारा पर्पस यही है कि आप इतना उसको इतनी अच्छी तरह से अभी समझ लो कि जब आप खुद से पढ़ोगे, या अगर नहीं भी पढ़ा, आपको अगर सिर्फ बोल दिया कि कल एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट यू विल नॉट बी एबल टू से कि यार ये कॉन्सेप्ट तो कभी सुने भी नहीं है। ठीक है, कि एडवांस टैक्स क्या था, कब देना था। ठीक है, अब हमने सही तरीके से उसका कैलकुलेशन भी कर लिया। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 को हम बहुत जल्दी फास्ट में उसको पढ़ेंगे, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि उसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। दोज आर द थिंग्स जो आपको करना ही है, ठीक है, लेबर लॉ की तरह, कि यू हैव टू, एक मिनट, सॉरी, जस्ट स्टॉप शेयरिंग।